पालमपुर नाम का गांव चारों तरफ से सूखी पहाड़ियों और कच्ची पगडंडियों से घिरा हुआ था। गांव में जब शाम ढलती तो अमीरों के घरों में दिए जलते थे, लेकिन गांव के किनारे बसे एक झोपड़े में अक्सर अंधेरा ही पसरा रहता था। इसी झोपड़ी में रहता था रघु। रघु की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान छुपी रहती थी। फटी कमीज, घिसी हुई चप्पल और धूप से जली हुई त्वचा, यह सब उसकी गरीबी की पहचान बन चुके थे। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। माँ की आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी और पिता की कमर अब सीधी नहीं होती थी। तीनों के पास न अपनी कोई जमीन थी, न कोई पक्का घर, बस यह झोपड़ी जो बरसात में टपकती और सर्दियों में ठंडी हवा से कांपती रहती। वो रोज गांव-गांव घूमकर मजदूरी करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपने माता पिता का पेट भरता। यह देखकर उसके माता पिता अक्सर दुखी हो जाते। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा, हमारे कारण तू इतना कष्ट झेल रहा है। न हमारे पास जमीन है, न सहारा। हम तो तेरे लिए बोझ बन गए हैं। रघु के पिता ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत कर, हमारा बेटा ईमानदार है। भगवान सब देखता है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रघु मन ही मन सोचता था, आज भले ही हालात मेरे खिलाफ हों, लेकिन अगर मैं हिम्मत नहीं हारूं तो एक दिन मेरी किस्मत भी जरूर बदलेगी। एक दिन रघु हरिहर सेठ के खेत में काम कर रहा था। हरिहर सेठ पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा चिंतित नजर आ रहा था। रघु ने पास जाकर पूछा, मालिक, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या कोई समस्या है? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर हरिहर सेठ झल्ला गए। तू मेरी मदद करेगा? पहले अपनी हालत देख। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करता है और चला है मेरी सहायता करने। रघु शांति से बोला, मालिक, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। मेहनत और धैर्य से ही किस्मत बदलती है। रघु की बातों ने हरिहर सेठ के मन को छू लिया। उन्होंने अपनी परेशानी बताई। उनकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही भीमराज और करण नाम के पिता पुत्र ने जबरन कब्जा कर लिया था। बड़े लोगों का साथ होने के कारण वे कानून से भी डरते नहीं थे। रघु ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मालिक, हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है। हरिहर सेठ ने उत्सुक होकर पूछा, बताओ रघु, क्या उपाय है? रघु ने अपनी पूरी योजना उन्हें समझा दी। अगर तेरी योजना सफल हुई तो मैं तुझे जमीन का एक हिस्सा दे दूंगा। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। अगले दिन रघु भीमराज और करण नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने हरिहर की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। आजकल हर कोई काम मांगता फिरता है, लेकिन हमें किसी की जरूरत नहीं। रघु मायूस होकर पीछे हटने लगा और धीमे स्वर में बोला, ठीक है सेठ जी, शायद किस्मत में आज भी भूखा सोना लिखा है। ये सुनकर भीमराज का दिल थोड़ा पसीजा। रुक जा, कल से आ जाना। देखते हैं तू कितना काम कर पाता है। जी, धन्यवाद सेठ जी। अगले दिन से रघु पूरी लगन से काम में जुट गया। तेज धूप हो या कांटों भरी जमीन, वो बिना रुके काम करता। दूसरे मजदूर दोपहर में आराम करते, लेकिन रघु
चुपचाप खेत में जुटा रहता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भीमराज अपने बेटे करण से बोला, करण बेटा, ये रघु तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। रघु बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। रघु की मेहनत ने भीमराज और करण का दिल जीत लिया। एक शाम भीमराज और करण अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि रघु इतने देर तक भी काम कर रहा था। रघु भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है। घर पर बूढ़े माँ बाप है। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा। घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो रघु। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है रघु, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद भीमराज और करण खेत को सोहन के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब भीमराज और करण अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी रघु वहां आ जाता है। सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? रघु देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ रघु, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा। रघु, भीमराज और करण थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए, कौन जाएगा? हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। रघु भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूं? इस कंगाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। देखो रघु भाई, सच कहूं तो ये जमीन हमने कुछ महीने पहले ही हरिहर से हड़प ली थी। भीमराज की बात सुनकर रघु ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। क्या क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। भीमराज ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी रघु को बताई।
पूरी कहानी सुनने के बाद रघु ने कहा, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लकड़ी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ रघु भाई, क्या तरकीब है? तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये है जमीन या आप दोनों की जान? रघु, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि ये जमीन सेठ हरिहर की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे रघु, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छीन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि ये जमीन सेठ हरिहर की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? सेठ हरिहर को। और जब हरिहर जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही के पास रहेगी। रघु की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह रघु भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और रघु ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए ये खेत हरिहर सेठ से लिया था। वाह, जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप रघु से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो सेठ हरिहर के यहाँ काम करता था। बोलो रघु, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ हरिहर की है। भीमराज सेठ और करण सेठ ने तो बस कुछ समय से जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। रघु की बात सुनकर थानेदार बोला, सेठ हरिहर को तुरंत यहाँ बुलाओ। रघु दौड़ कर गया और थोड़ी देर में सेठ हरिहर को लेकर लौट आया। हरिहर अपने साथ गांव के सरपंच को भी ले आया। सरपंच ने चारों ओर भीड़ देखकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? थानेदार ने बताया, इस जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि जमीन उनकी नहीं बल्कि हरिहर की है। सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है, हम तो यहाँ बस काम कर रहे थे। तो फिर सच बताओ, ये जमीन किसकी है? तभी रघु आगे आया और बोला, ये जमीन सेठ हरिहर की है सरपंच जी। कुछ पल की चुप्पी के बाद भीमराज टूट गया। हाँ सरपंच जी, हमने लालच में आकर धोखा किया था। अब पुलिस जा सकती है, आगे का मामला पंचायत संभालेगी। फिर हरिहर बोला, ये कंकाल नकली है, सच उगलवाने के लिए ये तरकीब थी। भीमराज और करण हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दीजिए, हम जमीन वापस कर देंगे। ठीक है भीमराज, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। रघु, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, आज से वो जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। आखिर में सेठ हरिहर ने रघु को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। इस तरह रघु ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ हरिहर को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह रघु ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वह भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था।